So, good morning, girls. I hope you are all safe, keeping inside और आपकी पढ़ाई सही तरीके से चल रही है। सो आई एम हैप्पी कि बहुत सारे लाइक ऑलमोस्ट सब बच्चों ने मेरे को अपने असाइनमेंट्स भेज दिए थे लिख के। तो आगे भी ऐसा ही किया जाएगा बिकॉज़ एज़ ऑफ नाउ कोई चांस दिख नहीं रहा है हमें ऑफ़लाइन क्लासेस के लिए, तो इसी तरीके से हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है जो भी मैं आपको वीडियो लेक्चर्स भेज रही हूँ, उसके साथ-साथ मैं आपको बुक्स की के नोट्स भी आपको शेयर कर रही हूँ। सो उसी सीरीज़ में आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे दैट इज़ कॉल्ड प्री नेटल डेवलपमेंट यानी कि गर्भकालीन विकास। तो अब हमने ये हमारे सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है गर्भकालीन विकास, यानी कि जो हमारी विभिन्न अवस्थाएं होती हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट या विकास एज यू ऑल नो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो पीरियड होता है उसको कहते हैं। उस दौरान जिस भी प्रकार का हमारा शारीरिक या मनोवैज्ञानिक विकास होता है वो हम इसमें डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में या विकासात्मक विकास में उसको हम पढ़ते हैं। और उसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं एंड व्हाई इज़ इट नेसेसरी, किन किन लोगों को ये हेल्प करता है इस प्रकार से अगर हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को या विकासात्मक मनोविज्ञान की स्टडी करते हैं। तो अब हम आगे का जो हमारे विभिन्न अवस्थाएं हैं, ठीक है, उनको एक एक करके हम टेकअप करेंगे। यानी कि प्रीनेटल अवस्था जो है वो आपकी गर्भकालीन अवस्था होती है। उसके बाद जन्म होता है, जन्म के बाद की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, शैशव अवस्था हो गई या बाल्य अवस्था है, चाइल्डहुड जिसको कहते हैं। फिर आपका एडोलेसेंट एज आ जाती है, मिडिल एज है एंड ओल्ड एज एंड देन फाइनली मृत्यु। तो एक एक करके हम इन सारी अवस्थाओं को टेकअप करेंगे। क्या होती हैं वो अवस्थाएं, किस प्रकार के डेवलपमेंट या विकास हम उन अवस्थाओं में देख सकते हैं और कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स या निर्धारक होते हैं जो हमारे इन विकास को अफेक्ट करते हैं और कौन से ऐसे हैजर्ड्स या खतरों का सामना एक बच्चे को या एक शिशु को फेस करना पड़ता है डेवलपमेंट के क्षेत्र में। ठीक है, तो वो एक एक करके अब हम टेकअप करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले अब हम ये गर्भकालीन अवस्था शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक दो बातें और बताना चाहूँगी कि सब बच्चे अपनी एक-एक रजिस्टर बना लेंगे जैसे हम पिछले सेमेस्टर्स में करते आए हैं। तो आप अपना रजिस्टर बना लीजिए। इस वीडियो के एंड में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस मैं आपको दूँगी। तो वो आपने उन दोनों क्वेश्चंस को अपने नोटबुक्स में, अपने रजिस्टर्स में लिखना होगा। ठीक है? तो वो उसके बाद जैसे ही आप लिखेंगे आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर अपना नेम, रोल नंबर एंड क्वेश्चंस जो आपने लिखे हैं वो सिर्फ क्वेश्चंस, आंसर्स नहीं मुझे चाहिए व्हाट्सएप पे, वो आप अपने रजिस्टर्स में ही लिखेंगे। मुझे सिर्फ आप अपना नेम एंड रोल नंबर विद क्वेश्चन जो आपने लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, वो आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। ठीक है? तो ये काम जो है ये मेरे को कल या परसों तक मैक्सिमम इस वीक के एंड तक, फ्राइडे तक मुझे सारे नाम आपके आ जाने चाहिए। तो एवरी वीक हम एक-एक चैप्टर इस तरीके से टेकअप करेंगे एंड उसके एंड में मैं आपको क्वेश्चंस दूँगी जो आपने अपने रजिस्टर में नोट करने होंगे, तो वो 1 वीक आपको दिया जाएगा वो काम करने के लिए। आज वेडनेसडे है, मेरे को फ्राइडे या सैटरडे तक आप सब बच्चों के नेम्स चाहिए जिन-जिन बच्चों ने वो क्वेश्चंस अपने रजिस्टर्स में लिख लिए हैं उनके आंसर्स। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ। गर्भकालीन अवस्था यानी कि इसको हम प्रीनेटल डेवलपमेंट स्टेज कहते हैं। गर्भ धारण से लेकर जन्म तक की अवधि जो होती है उसको गर्भकालीन अवस्था या प्रीनेटल स्टेज कहा जाता है। और ये कम से कम आपकी ये अवस्था जो है कम से कम 180 डेज की होती है और मैक्सिमम 334 डेज तक चलती है। यानी कि आम भाषा में अगर हम कहें तो ये 9 महीने की अवधि होती है। जैसे कि हम सबको पता है, हमारे घरों में भी हमारी मदर्स हैं या सिस्टर्स हैं, भाभी वगैरह हैं जो कि इस स्टेज से गुजरी हैं, जिनको आप लोगों ने देखा है या जिनको आपने नोट किया है। सो बच्चों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा जो ऑप्शन है
इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वैसे तो सारा साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारी डे टू डे लाइफ से, डे टू डे की ज़िंदगी से, इंटरेक्शन से रिलेटेड है। तो उसी तरीके से जो ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, ये भी एक प्रकार से आपकी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है, संबंधित है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस गर्भकालीन अवस्था से गुजर भी चुके हैं इस वक्त, और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आगे ये समय देखना है, या आपके घरों में इस प्रकार के कोई ना कोई व्यक्ति है जो कि इस स्टेज से गुजर रहा है। तो आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो बहुत सी ऐसी बातें आपको पता चलेंगी जिसके बारे में आप अपने जानकारों को, अपनी मदर्स को या बहनों को, भाभीयों को अवगत करा सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से अपना ध्यान रखना है, या किस तरीके से हम बच्चे का ध्यान रख सकते हैं ताकि उनका डेवलपमेंट जो है, विकास जो है, वो नॉर्मल तरीके से होता जाए। ठीक है? तो जैसे मैं अभी आपको बता रही थी, जो ये प्री नेटल स्टेज जो होती है, ये हमारी गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवधि होती है। आम भाषा में इसको हम 9 महीने के अवधि के रूप में लेते हैं। तो इसमें ये जो 9 महीने की अवधि होती है, ये बेसिकली आपकी 3 स्टेजेस में डिवाइडेड होती है। कौन सी वो 3 स्टेजेस हैं? तो स्टडी के सहूलियत के हिसाब से हमने इनको ये 3 स्टेजेस में बांटा है। तो सबसे पहली स्टेज होती है आपकी पीरियड ऑफ ओवम, डिम्ब अवस्था भी कहा जाता है इसको हिंदी में। तो पीरियड ऑफ ओवम जो है, एक प्रकार से बीज अवस्था या जर्मिनल पीरियड भी कहा जाता है। ये अवधि जो है आपकी फर्स्ट 15 डेज ऑफ प्रेगनेंसी की स्टेज होती है। ठीक है? जैसे ही गर्भ में बच्चा आता है, उसके जो 15 दिन की अवधि होती है, उसको हम डिम्ब अवस्था या पीरियड ऑफ ओवम कहते हैं, क्योंकि इस दौरान जो मेल का जो स्पर्म होता है, वो फीमेल के ओवम के साथ फर्टिलाइज होता है। ठीक है? और इस फर्टिलाइजेशन को, या जो भी मतलब कि इस फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट होता है, उसको हम युक्ता या जाइगोट कहते हैं। ठीक है? हिंदी में इसको युक्ता कहा जाता है, जाइगोट का नाम दिया जाता है। ये अंडाकार शेप होती है, इसकी शक्ल जो है एक अंडे की तरह होती है। हम सब ने अंडों को देखा ही है। तो जिस प्रकार से ये अंडा होता है, उसी प्रकार से ये जाइगोट जो है वो आपको दिखाई देगा। मदर से इस वक्त ये पहले ऐसे 15 दिन होते हैं जब मदर से या माता से इसको किसी भी प्रकार का कोई न्यूट्रिशन या आहार प्राप्त नहीं होता। जैसे कि अंडे के अंदर हमें पता है कि एक योक या एक येलोइश सब्सटेंस होता है, उसी प्रकार से ये जाइगोट के अंदर भी एक येलोइश पदार्थ होता है। ठीक है? एक योक होता है जिससे उसको आहार प्राप्त होता है। ठीक है? तो क्योंकि मदर से किसी प्रकार का कोई आहार उसको प्राप्त नहीं हो रहा, इसलिए इन पहले 15 दिनों में हमें इस जाइगोट के जो बाहरी जो शक्ल है, या बाहरी जो एक्सटर्नल जो फीचर्स जो होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज या परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलता। हालांकि इंटरनली जो सेल्फ डिवीजन है, या कोशिकाओं में जो विभाजन की जो क्रिया होती है, वो चलती रहती है, परंतु वो आपको किसी भी प्रकार से, मतलब अगर हम इसका अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं तो आपको नज़र नहीं आती। तो बाहरी आकार में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक है? तो ये जो जाइगोट होता है, ये 8 या 9 डेज तक तो यूं ही गर्भाशय में या यूट्रस में स्विम करता है, तैरता रहता है, और लगभग 10 दिन के बाद, फिर 10वें दिन जो है, ये मदर की जो यूट्रीन वॉल होती है, गर्भाशय की जो दीवार होती है, उसके साथ चिपक जाता है। और जैसे ही वो जाइगोट यूट्रस के साथ चिपकता है, वो एक पैरासाइट या परजीवी बन जाता है, यानी मदर से उसको आहार मिलना शुरू हो जाता है। परजीवी या पैरासाइट के बारे में हमें पता ही है कौन होते हैं। ठीक है? इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जो कि जूं है ना, बालों में जूं हो जाती है, या जोंक होती हैं, इनको हम परजीवी कहते हैं, बिकॉज ये अपना आहार दूसरे से लेती हैं, जिसके ऊपर ये चिपकती है। जूं जो है हमारे सिर में स्कल के ऊपर चिपक जाती है, और उसमें से वो खून चूस के उसको आहार मिलता है, और उससे वो ग्रो होती है। उसी प्रकार से जोंक होता है। ठीक है? तो शिशु भी एक प्रकार का पैरासाइट ही होता है जब तक उसका जन्म
नहीं होता, बिकॉज हर प्रकार का न्यूट्रिशन या उसको ऑक्सीजन सारा कुछ मदर से ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये 10 से 15 दिन के बीच में इस प्रकार का स्थिति आती है जब वो जाइगोट जो है मदर के गर्भाशय से या यूट्रस की वॉल से चिपक जाता है और मदर से उसको आहार प्राप्त होना शुरू हो जाता है और फिर धीरे धीरे उसके आकार में, एक्सटर्नल और इंटरनल आकार में आपको परिवर्तन दिखाई देगा। तो ये आपका पहला पीरियड था जो फर्स्ट 15 डेज का होता है, यानी जब तक वो जाइगोट मदर की गर्भाशय से या यूट्रीन की वॉल के साथ चिपक नहीं जाता। उसके बाद हमारा सेकेंड पीरियड शुरू होता है जिसको हम पीरियड ऑफ एम्ब्रियो कहते हैं, भ्रूण अवस्था। ये 15 दिन से लेकर 2 मंथ्स तक की स्टेज होती है। ठीक है, 15 दिन पर शुरू होकर 2 महीने के अंत तक ये स्टेज चलती है, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, जिसमें कि जैसे मैंने आपको अभी बताया, जैसे ही वो जाइगोट मदर के वॉल के साथ, यूट्रीन वॉल के साथ चिपकता है, उसको आहार मिलना शुरू हो जाता है और इस दौरान, एम्ब्रियो पीरियड के दौरान, एक भ्रूण पीरियड के दौरान उसके अंदर कई प्रकार के इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की फंक्शनिंग, महत्वपूर्ण ऑर्गन्स की फंक्शनिंग जो है वो शुरू हो जाती है। स्पेशली जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो इस पीरियड में डेवलप होते हैं और उनकी फंक्शनिंग होती है। और मेल या फीमेल के रूप में भी हम इस वक्त, पहले मतलब 2 महीने में हम एम्ब्रियो को पहचान सकते हैं कि हमारे अंदर जो एम्ब्रियो पल रहा है वो मेल है या फीमेल है। इसके अलावा जो प्लेसेंटा होता है, एमनियोटिक सैक है, और हमारा जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है, जिसमें कि बच्चा पलता है। एमनियोटिक सैक जो होता है एक प्रकार का आपका वाटर बैग होता है। प्लेसेंटा एक कवरिंग होती है जिसमें कि मदर जो भी बच्चे का जो वेस्ट जो होता है उसमें कलेक्ट होता जाता है। और अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है एक प्रकार की रस्सी टाइप की एक कॉर्ड होती है जो कि बच्चे से मदर को अटैच करती है, जिसके थ्रू बच्चे को आहार और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों का डेवलपमेंट भी इस सेकेंड पीरियड के दौरान ही होता है। और इस पीरियड के एंड तक जो एम्ब्रियो की जो लंबाई होती है वो करीब 1.5 से 2 इंच तक हो जाती है और इसका वेट जो है वो 1 आउंस के अराउंड हो जाता है। ठीक है, चेहरा जो है बहुत अजीब सा दिखाई देता है एम्ब्रियो का। नाक के स्थान पर एक छोटा सा छेद दिखाई देगा। चेहरा जो है बिना चिन या ठोड़ी के होता है। ठीक है, सर जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हमें दिखाई देता है एम्ब्रियो का। जब हम इसका अल्ट्रासाउंड करते हैं तो इस प्रकार से ये हमें नज़र आता है। ठीक है, फिर जैसे ही 2 महीने ख़त्म होते हैं ऐसे ही हमारा तीसरा पीरियड शुरू होता है जिसको हम पीरियड ऑफ फीटस कहते हैं, गर्भस्थ शिशु भी कहा जाता है। तो ये 2 महीने के एंड से लेकर जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता उस दौरान ये वो अवधि कहलाती है, गर्भस्थ शिशु की अवधि या पीरियड ऑफ फीटस। ठीक है, तो इस पीरियड में जो भी हमारे एम्ब्रियो के पीरियड में जो महत्वपूर्ण जो चेंजेस शुरू हुए थे शिशु में वो आगे तक चलते रहते हैं। ठीक है, उनमें और चेंजेस दिखाई देंगे जो कि हमारे जो परिवर्तन के जो लॉज होते हैं, सिफेलो कॉडल और प्रॉक्सीमोडिस्टल लॉज के अकॉर्डिंगली ये डेवलपमेंट होती है। और डिफरेंट जो मंथ्स होते हैं, लाइक जैसे 3rd, 4th और 5th मंथ में नॉर्मली कुछ क्रियाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरे तीसरे महीने में जो नाड़ियां होती हैं, जो सेल्स होते हैं, उनकी संख्या में भी बहुत तेज गति से ग्रोथ होती है, तेज गति से वृद्धि होती है। और इनफैक्ट एंड ऑफ 5th मंथ तक जो बच्चे का जो आंतरिक जो ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट है, लंग्स हैं, किडनीज हैं, वो लगभग एक एडल्ट व्यक्ति की तरह डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, 5वें महीने में ही बच्चे के इंटरनल ऑर्गन्स काफ़ी हद तक फुल्ली डेवलप्ड होते हैं। और 6ठे महीने से फिर बच्चे का जो बॉडी का जो पोर्शन होता है वो बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, अब तक जैसे हमने अभी बताया था कि सर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, बिकॉज सबसे पहले सर के एरिया में विकास होता है, डेवलपमेंट होती है और वो 5वें महीने तक चलती रहती है।
शारीरिक तौर पर देखें तो इंटरनल ऑर्गन्स में ग्रोथ होती है 5वें महीने तक। छठे महीने से फिर हमारे जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, बॉडी के जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं, उनमें आपको काफ़ी तीव्र गति से विकास दिखाई देने को मिलेगा। ठीक है। और इस अवधि के एंड तक, यानी कि जैसे ही 9 महीने पूरे होने लगते हैं, शिशु की जो स्किन होती है उसमें लालिमा यानी कि जो ब्लड फ्लो जो है वो होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो रेड स्किन होने लगती है बच्चे की, और उसके सर पर हल्के मुलायम या कोमल जो बाल हैं वो भी हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो गर्भकालीन जो अवस्था होती है ये इन 3 इम्पॉर्टेंट पीरियड्स में डिवाइडेड होती है। ठीक है। सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कौन से ऐसे निर्धारक हैं जो गर्भकालीन अवस्था में हमारे एक बच्चे के, गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित करते हैं। तो बहुत से ऐसे कारक होते हैं जिसमें कि सबसे पहला जो कारक है, एक एक करके हम इनको टेकअप करेंगे। पहला कारक होता है जिसको हम टेराटोजेंस कहते हैं। टेराटोजेंस क्या है? जो वातावरण जन्य होते हैं। वातावरण जन्य क्या है? जो मदर के थ्रू बच्चे के अंदर आते हैं। वो ऐसे कारक होते हैं जो मदर से बच्चा अफेक्ट होता है, जिनके कारण। ठीक है। टेराटोजेंस जैसे कि इन्फेक्शियस एजेंट्स। सबसे पहला टेराटोजन क्या है? संक्रामक अभिकर्ता। क्योंकि जो गर्भस्थ शिशु होता है, एक फीटस जो होता है, वो प्लेसेंटा के माध्यम से, अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से मदर के थ्रू पोषण प्राप्त करता है, और इसी के थ्रू प्लेसेंटा से ही मदर का रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है, वो बच्चे के ब्लड, एक गर्भस्थ शिशु के ब्लड के संपर्क में आता है। तो यानी कि कहा जाता है कि अगर मदर के ब्लड में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, जो मदर को तो बहुत कम प्रभावित करेगी। ठीक है। ऊपरी तौर पर हमें नहीं लगेगा कि मदर को किसी प्रकार की कोई बीमारी है, परंतु वो अगर उसके ब्लड में जो बीमारी होती है वो बच्चे के ब्लड के संपर्क में आती है, तो वो बच्चे को बहुत ज्यादा प्रभावित कर देती है। ठीक है। जिससे कि बच्चे में कई प्रकार की डेवलपमेंटल इरेगुलरिटीज पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा मदर को अगर और गंभीर बीमारियां हैं, जैसे जर्मन मीजल्स हैं, रूबेला जिसको कहते हैं, या फिर टीबी है, चिकन पॉक्स है, मलेरिया, इस प्रकार के हर्पीज, कई प्रकार की ऐसी गंभीर बीमारियों से अगर मदर ग्रस्त होती है, तो उसके गर्भ में जो पल रहा है भ्रूण जो होता है, उसके ऊपर काफी ऋणात्मक प्रभाव पड़ते हैं। उसका जो विकास असामान्य हो जाता है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता, मेंटल और फिजिकल इरेगुलरिटीज उसकी डेवलपमेंट में देखने को मिलती है, और कई बार गर्भ में ही बच्चा मृत्यु का शिकार भी हो जाता है। और अगर गर्भ में ही मृत्यु नहीं होती तो जन्म के करीब 1 साल के अंदर अंदर ऐसे बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि गर्भवती महिला का प्रॉपर निरीक्षण टाइम टू टाइम किया जाए कि उसको इस प्रकार की कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है जो उसके बच्चे के ऊपर ऋणात्मक प्रभाव डाल सकती है। ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ टेराटोजेंस हैं जो दवाइयाँ, जो प्रिस्क्राइब की जाती हैं डॉक्टर्स के द्वारा, या ऑन द ओवर द काउंटर जो हम दवाइयाँ ले लेते हैं कि हमारे सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो हम जाकर केमिस्ट से दवाई लेते हैं और खा लेते हैं। तो आम लोग के लिए तो इट इज़ नॉर्मल, किसी भी प्रकार के कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा, परंतु गर्भवती महिला को इस प्रकार से कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज ऐसे करने से उसका ऋणात्मक प्रभाव गर्भस्थ शिशु के ऊपर पड़ सकता है। जैसे कि एस्पिरिन, इट इज़ अ वेरी डेंजरस ड्रग, ये बिल्कुल भी हमें बिना मेडिकल एडवाइस के नहीं लेनी चाहिए। कैफीन जो कि टी, कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो ज़्यादा मात्रा में अगर एक प्रेग्नेंट लेडी जो है इसका उपभोग करती है, तो उसका जो भ्रूण या एम्ब्रियो की जो ग्रोथ में इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। ठीक है। इसके अलावा और भी ड्रग्स होती हैं, जैसे कोकीन है। ठीक है। अगर गर्भवती महिला
कोकीन का यूज़ करती है, बहुत ज़्यादा करती है, तो उसका भ्रूण के ऊपर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि नॉर्मल टर्म से पहले जन्म ले लेना, प्री मैच्योर बर्थ जिसको कहते हैं, मस्तिष्क में या ब्रेन में वूंड्स हो जाते हैं बच्चे के, बच्चा जो है चिड़चिड़ा हो जाता है, या उसके जो सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं, या उसके हार्ट में भी विकार उत्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार से अल्कोहल या शराब का सेवन अगर गर्भवती महिला करती है तो भी उसके गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर काफ़ी हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि उसका लर्निंग कैपेसिटी उसकी स्लो हो जाएगी, मानसिक मंदन हो जाता है, या किसी ना किसी प्रकार से उसका ग्रोथ जो है वो हैम्पर हो सकता है, या ग्रोथ में कमी आ सकती है उसकी। ठीक है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम भी कहा जाता है, यानी कि जन्म से पहले जो जैसे कि एक अल्कोहलिक में जो इस प्रकार के हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं शराब का सेवन करने से, उसी प्रकार के सिम्टम्स हमें गर्भस्थ शिशु में देखने को मिलेंगे, जबकि उसने किसी भी प्रकार से शराब का डायरेक्टली सेवन नहीं किया है। ठीक है, तो इसको हम फीटल अल्कोहल सिंड्रोम कहते हैं। इसी प्रकार से धूम्रपान, स्मोकिंग, यानी अगर गर्भवती महिला स्मोक कर रही है और अगर खुद भी स्मोक नहीं कर रही है, उस वातावरण में रह रही है जहां पर कोई दूसरा व्यक्ति बहुत ज्यादा स्मोक कर रहा है, धुएं को इनहेल कर रही है गर्भवती महिला, तो उससे भी उसके शिशु के ऊपर, एम्ब्रियो के ऊपर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, मिसकैरेजेस हो जाता है, या फिर बच्चा जो है मरा हुआ पैदा होता है, वजन उसका बहुत ज़्यादा कम होता है, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो हैं एक एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के ऊपर पड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके कुछ वातावरण जन्य फैक्टर्स हैं जो एक बच्चे के ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा सेकंड फैक्टर आ जाता है मदर का न्यूट्रिशन। ठीक है, पोषण या आहार जो है गर्भवती महिला को दिया जाता है, तो बहुत जरूरी है कि एक संतुलित आहार, एक बैलेंस्ड डाइट मदर को, एक गर्भवती महिला को दी जाए, जिसमें हर प्रकार के पौष्टिक तत्व सम्मिलित हों, चाहे वो प्रोटीन्स हैं, चाहे फैट्स हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हर प्रकार के न्यूट्रिशन की उपयुक्त मात्रा हमें गर्भवती महिला को देनी चाहिए, बिकॉज असंतुलित आहार लेने से कई प्रकार के विकार भ्रूण के अंदर, गर्भस्थ शिशु के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि शारीरिक वृद्धि में कमी होना, मानसिक रूप से दुर्बल होना बच्चा, या फिर किसी प्रकार से स्नायविक यानी कि एंडोक्रिन ग्लैंड्स में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के जो न्यूट्रिशन होते हैं उनकी कमी से किस प्रकार की अनियमितताएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि आपके अगर भोजन में आयरन की कमी है तो मदर जो है एनीमिक हो जाती है, तो बच्चा भी अफेक्टेड हो जाता है, यानी कि उसका सामान्य अवधि से पहले जन्म हो जाता है। कैल्शियम की कमी से बच्चा जो है जन्म के बाद बहुत ही चिड़चिड़ा सा दिखाई देगा आपको। फॉस्फोरस या शक्कर की कमी के कारण, यानी कि अगर मदर डायबिटिक हैं तो भी भ्रूण में वीकनेस या निर्बलता उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार से आपकी थायामीन है, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ वाइटामिन जो होते हैं, विटामिन B1 है, A, C, डिफरेंट टाइप ऑफ वाइटामिन हैं, इनकी भी कमी अगर मदर के पोषण में है तो उसका नकारात्मक प्रभाव जो है बच्चे के ऊपर पड़ सकता है। ठीक है, तो मदर का आहार जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक वेल बैलेंस्ड डाइट हमें एक मदर को देनी चाहिए। उसके बाद थर्ड आपका फैक्टर आ जाता है एज, मैटरनल एज जिसको कहा जाता है। तो कई प्रकार के जो डेवलपमेंटल जो स्टडीज हुई हैं उसमें ये पाया गया है कि 20 वर्ष से पहले की आयु जो है वो भी रिप्रोडक्शन के लिए उपयुक्त नहीं है, इमेच्योर होता है उस समय हमारा जो गर्भाशय होता है, और 29 इयर्स के बाद भी हमारे अंदर कई प्रकार की हॉर्मोन्स जो हैं उपयुक्त स्तर पर कार्य नहीं करते हैं और किसी ना किसी प्रकार की कमी आ जाती है। तो यानी कि मनोवैज्ञानिकों के अकॉर्डिंगली 20 से 30 वर्ष की आयु, ये 10 वर्ष की जो अवधि होती है, ये सबसे ज़्यादा मतलब सर्वोत्तम मानी गई है प्रेगनेंसी या
जन्म देने के लिए, ठीक है। और 40 इयर्स के बाद तो बहुत ही ज़्यादा खतरा जो है एक गर्भस्थ शिशु के ऊपर हो जाता है, बिकॉज कई प्रकार की असामान्यताएं मदर के अंदर भी आ जाती हैं जो बच्चे में ट्रैवल हो जाती हैं। फोर्थ फैक्टर जो है वो है हमारे इमोशंस, यानी गर्भवती महिला के जो संवेग होते हैं, जैसे कि कोई स्ट्रेस है जिसका उसको सामना करना पड़ रहा है, कोई इमोशनल इम्बैलेंस मदर के अंदर पैदा हो रखा है, जिससे कि मदर जो है बहुत ही ज़्यादा गहरे तनाव में आ जाती है, जिसका प्रभाव उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर पड़ता है। कई प्रकार के बायोकेमिकल चेंजेस इन तनाव के कारण गर्भवती महिला में देखने को मिलते हैं, जिसका असर उसके बच्चे के ऊपर पड़ता है और बच्चे में कई प्रकार के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। एंडोक्रिन ग्लैंड्स, जो हमारी अंतस्रावी ग्रंथियां होती हैं, उनकी अगर फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है एक गर्भवती महिला में, तो भी उसका असर जो है उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर काफी गहरा पड़ता है। देन गर्भ का घनत्व, यूट्रीन डेंसिटी जिसको कहा जाता है, यानी कि जो गर्भ का जो स्थान, एक निश्चित स्थान होता है हमारे गर्भ का जिसमें कि बच्चा पलता है, किसी ना किसी कारणवश अगर वो गर्भ का स्थान जो है वो कम हो जाए, यानी कि अगर मल्टीपल बर्थ है, एक से अधिक बच्चा है हमारे गर्भ में, या फिर किसी प्रकार के फाइब्रॉइड्स, यानी कि कोई ना कोई ग्रोथ मदर के गर्भ में हो जाती है, गर्भाशय में होती है, तो उसका असर गर्भ में पल रहे बच्चों के ऊपर पलता है, बिकॉज उनको एडिक्वेट स्पेस नहीं मिलती है ग्रो करने के लिए, उनकी क्रियाएं जो हैं हैम्पर हो जाती हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस, तो उससे भी बच्चे की जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर असर पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमने कुछ फैक्टर्स या कुछ निर्धारकों का वर्णन किया है यहाँ पर, जो कि बच्चे की यानी कि गर्भस्थ शिशु की ग्रोथ को, चाहे वो फिजिकल है या साइकोलॉजिकल है, उसको हैम्पर करती है या उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स डालती है। इसके अलावा मदर की जो जीवन की शैली होती है, या किस प्रकार की जलवायु में, पहाड़ों में है या समुद्र किनारे है, प्लेन्स में है, तो जलवायु का इफेक्ट भी एक गर्भवती महिला के संपूर्ण व्यक्तित्व के ऊपर पड़ता है और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर भी पड़ता है। तो ये कुछ ऐसी दशाएं हैं, कुछ ऐसे निर्धारक हैं जो बच्चे की डेवलपमेंट को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है गर्भकालीन अवधि के दौरान कौन कौन से ऐसे हैजर्ड्स हैं, कौन कौन से ऐसे खतरे हैं जिनके कारण बच्चे की ग्रोथ को के ऊपर इफेक्ट होता है। तो बहुत से ऐसे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं, हैजर्ड्स होते हैं, खतरे होते हैं, जो कि एक मदर को और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर पड़ता है, जो कि अनेक प्रकार के खतरे गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें शारीरिक हैजर्ड्स होते हैं और कुछ मनोवैज्ञानिक हैजर्ड्स होते हैं। शारीरिक खतरे क्या होते हैं? आपकी जो डेवलपमेंटल इरेगुलरिटीज हैं, ठीक है, तो वो अभी हम लोग निर्धारकों में भी ऑब्वियसली डिस्कस कर चुके हैं। तो किस प्रकार की डेवलपमेंटल इरेगुलरिटीज हमारे ऊपर पड़ती हैं, वातावरण जन्य कुछ गड़बड़ियों की वजह से, या डिफेक्टिव जीन्स हैं, मदर के थ्रू ही कोई जीन्स ऐसे डिफेक्टिव बच्चे के अंदर पास ऑन हो गए, जिसकी वजह से बच्चे में शारीरिक और मानसिक गड़बड़ियां हो जाती हैं, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है। और ये जो डेवलपमेंटल इरेगुलरिटीज हैं, ये वैसे तो संपूर्ण गर्भकालीन जो अवधि होती है उसमें होता रहता है, परंतु जिस वक्त कोई भी स्ट्रेस या कोई भी टेंशन मदर को होती है और उस वक्त जिस भी अंग का डेवलपमेंट हो रहा है, उस अंग के ऊपर उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए कोई मदर के ऊपर कोई तनाव है, तो शॉर्ट टर्म में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा बच्चे के ऊपर, परंतु अगर ये तनाव या स्ट्रेस लॉन्ग टर्म तक चलता रहता है, संपूर्ण आपकी प्रीनेटल पीरियड तक चलता रहेगा, तो उसका बहुत ही नेगेटिव या गहरा प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर।
अगर मदर कुपोषण का या मैल न्यूट्रिशन का शिकार है तो गर्भस्थ शिशु में मानसिक मंदन, एपिलेप्सी या फिर ब्रेन डैमेज, इस प्रकार की नेगेटिव इफेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, या फिर जो अंतस्रावी ग्रंथियां हैं, एंडोक्रिन ग्लैंड्स हैं मदर की, उसमें अगर किसी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी है तो बच्चे में क्रेटिनिज्म है, माइक्रोसिफेली, मंगोलिज्म, इस प्रकार की जो मानसिक या आपके एबनॉर्मेलिटीज जो हैं वो बच्चे में देखने को मिल सकती हैं। मदर जो है अत्यधिक शराब का, तंबाकू का सेवन करती है, किसी न किसी प्रकार के ड्रग्स का सेवन करती है या नशीली औषधियों का धूम्रपान करती है, तो भी बच्चे में मधुमेह, टीबी, इस प्रकार की बीमारियां लगने के बहुत ज़्यादा खतरे होते हैं। बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती। ठीक है, तो नॉर्मली ये देखा गया है कि जो प्रथम 3 महीने होते हैं गर्भकाल के, वो एक प्रकार की क्रांतिक काल कहा जाता है। ठीक है, बिकॉज इस दौरान सबसे ज्यादा और अहम डेवलपमेंट्स होती हैं, स्पेशली ब्रेन से रिलेटेड। ब्रेन मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि सबसे पहले बच्चे का ब्रेन या सर का पार्ट जो है वो डेवलप होता है पहले 2 महीने में, 3 महीने में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है जिसमें कि मिस कैरेज होने का भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है, स्पेशली उन दिनों जिनमें नॉर्मल टाइम्स में हमें पीरियड आता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो हमारी मंथली जो साइकिल होती है, वो दिन जो होते हैं हमारे गर्भकालीन टाइम में, जब वो डेट्स आती हैं तो उन डेट्स पे सबसे ज़्यादा मिस कैरेज होने का खतरा होता है। अगर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल वातावरण अगर मदर जिस किसी को फेस करती है तो ऐसे में ये खतरे जो हैं आ सकते हैं गर्भकालीन शिशु के ऊपर। लंबे समय तक अगर संवेगात्मक स्ट्रेस में, इमोशनल स्ट्रेस में अगर मदर रहती है तो एड्रीनल ग्लैंड में जो हार्मोन होता है हाइड्रोकोर्टिजोन, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में स्रावित होने लगता है, निरंतर निकलता रहता है, जिससे कि गर्भस्थ शिशु में मानसिक मंदन या मेंटल रिटार्डेशन होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो नॉर्मली ये देखा गया है कि गर्भकालीन अवस्था में अगर किसी भी प्रकार की एबनॉर्मेलिटीज का अगर एक गर्भस्थ शिशु शिकार हो जाता है तो उसका इफेक्ट हमें हो सकता है जन्म के बाद देखने को मिले। तो हम उसको जन्म के बाद की कंडीशंस के ऊपर डाल देते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। उसका शुरुआत जो है वो गर्भकालीन अवस्था में ही होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, उसका जन्म से बाद की कंडीशन से बहुत कम लेना देना होता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें गर्भकालीन अवस्था में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, मदर का भी और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का भी। ठीक है, तो विकासात्मक अनियमितताएं जो हैं वो बच्चे के होल या संपूर्ण डेवलपमेंट को काफ़ी नकारात्मक ढंग से प्रभावित करती है। फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, जैसे कि अंधापन हो गया, बहरापन हो गया, या कई प्रकार की शारीरिक अपंगताएं होती हैं, हैंडीकैप्स होते हैं, वो हमारे इस दौरान बच्चे में आ सकते हैं, जो कि बच्चे के सेल्फ कॉन्सेप्ट को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद के जीवन में जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको अफेक्ट करते हैं, और बच्चे का बाद के जीवन में डेवलपमेंट भी प्रॉपर वे में नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये डेवलपमेंटल इरेगुलरिटीज है पहला हैजर्ड। और सेकंड हैजर्ड है आपका मिसकैरेज, गर्भपात। ठीक है, यानी कि गर्भपात जो है वो किसी भी समय पर हो सकता है। सबसे ज्यादा जो समय होता है, खतरनाक समय जिसमें गर्भपात होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, वो हैं जो पीरियड ऑफ ओवम होता है, आपका डिम्ब अवस्था होती है, जिसमें कि जाइगोट जो है वो किसी ना किसी रीजन की वजह से मदर के गर्भाशय से चिपक नहीं पाता, और वहीं पर वो उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो 8 या 9 या 10 दिन तक तो वो वहीं गर्भाशय में तैरता रहता है, तब तक कोई खतरा नहीं है। परंतु 10 से 15 दिन के बीच में उसको गर्भाशय से चिपकना जरूरी होता है, तभी उसको मदर से आहार प्राप्त होगा, मदर के थ्रू ऑक्सीजन प्राप्त होगी, और उसकी फर्दर डेवलपमेंट्स होती है। ठीक है, एक तो ये आपका खतरनाक पीरियड होता है, और फिर उसके बाद 10वां और 11वां जो वीक होता है प्रेगनेंसी का,
वो भी बहुत खतरनाक होता है, उसमें भी मिसकैरेजेस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, स्पेशली वो डेज जिनमें कि आपका नॉर्मली प्रेगनेंसी से पहले जब आपके पीरियड आते हैं, तो वो डेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें कि गर्भपात होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसमें आपको बहुत ध्यान देना ज़रूरी होता है, क्योंकि गर्भपात से क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट जो है मदर के ऊपर भी पड़ता है, घर वालों के ऊपर भी पड़ता है, मदर और फादर दोनों के बीच के संबंध जो हैं वो खराब हो जाते हैं, बिकॉज गर्भपात का जो जो भी ब्लेम है वो लेडी के ऊपर ही डाला जाता है कि उसने अपना ध्यान नहीं दिया, वो लापरवाह हो गई है। और साथ साथ जो मदर है वो भी अपराध भावना से ग्रस्त हो जाती है, और आगे के प्रेगनेंसीज जब होती हैं, उसका गर्भ जब ठहरता है तो उसमें वो बहुत ज़्यादा तनाव में रहती है, बहुत ज़्यादा भयभीत रहती है कि इस बार कोई गड़बड़ी ना हो जाए, और अपने आप को हर प्रकार की गड़बड़ियों से बचाने का प्रयास करती रहती है, जिससे कि वो चिंता का शिकार हो जाती है, और फिर वो इनडायरेक्टली उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो जिसमें कि दोबारा जो गर्भ आया है उसमें भी बच्चे की मृत्यु हो सकती है, गर्भपात दोबारा हो सकता है, या फिर और विकासात्मक जो अनियमितताएं हैं, डेवलपमेंटल इरेगुलरिटीज हैं, वो बच्चे में आ सकती हैं। ठीक है, तो मिसकैरेज का एक मिसकैरेज हुआ है जिसका इफेक्ट आगे आने वाले बच्चों के ऊपर भी पड़ सकता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अगर इस प्रकार की कोई घटना किसी गर्भवती महिला के साथ घट जाती है तो हमें उसके साथ बहुत ही संयम से, बहुत ही प्यार से पेश आना चाहिए, ताकि आगे आने वाली प्रेगनेंसीज में उसको कोई खतरा ना हो, उसके बच्चे को कोई खतरा ना हो। इसके अलावा जो मल्टीपल बर्थ्स होते हैं, ठीक है, बहुजन्म जिसको कहते हैं, यानी एक से अधिक बच्चा अगर हमारे गर्भ में पल रहा है तो भी खतरा पैदा हो जाता है, बिकॉज एक प्रकार से वो भीड़ भाड़ हो गई। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि गर्भ में एक लिमिटेड स्पेस होती है, उसमें अगर आप वो एक बच्चे के अकॉर्डिंगली ही वो स्पेस होती है, तो उसमें अगर एक से अधिक बच्चे आ जाते हैं तो वो आपस में जद्दोजहद करते रहते हैं सामान्य क्रियाओं के लिए, तो उनका जो क्रियाएं जो हैं वो सामान्य नहीं हो पाती हैं, विकास जो है वो सामान्य नहीं हो पाता है, बिकॉज सामान्य विकास के लिए बच्चे की सामान्य क्रियाएं बहुत ज़रूरी होती हैं। तो ऐसे में फिर बच्चे जो हैं कमज़ोर पैदा होंगे, ठीक है, और पूरी तरीके से वो डेवलप नहीं हो पाते हैं, मदर के थ्रू उनको प्रॉपर आहार प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि जो एक बच्चे को आहार मिलना है वो 2 बच्चों में, 3 बच्चों में डिवाइड हो जाएगा, जिससे कि बच्चे जो हैं सामान्य तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो उसका नतीजा होता है सामान्य अवधि से पहले जन्म होना, जो काफ़ी क्रिटिकल होता है, या फिर ऐसे में मिसकैरेज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फिजिकल हैजर्ड्स हैं या खतरे हैं जो एक गर्भ में पल रहे बच्चे को हो सकते हैं, जिससे कि हमें महिला को भी बचाना है और उन बच्चों को भी बचाना है। इसके अलावा कुछ मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स होते हैं जो वैसे सामान्य तौर पर देख नहीं सकते हैं आप, परंतु उनको महसूस कर सकते हैं, और उनका जो असर जो होता है वो और भी ज़्यादा लंबे समय तक के लिए होता है। क्या होते हैं वो मनोवैज्ञानिक हैजर्ड्स? जैसे कि कुछ ट्रेडिशनल या पारंपरिक जो विश्वास होते हैं जो एक गर्भवती महिला के लिए, और लोग अपने मन में बना लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे जो सोशल या जो कल्चरल जो ऐसी बिलीव्स होती हैं कि एक अगर महिला गर्भवती हो गई तो उसको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, या इस तरीके के काम करने हैं, वैसे नहीं करने। तो कई प्रकार की ऐसी बिलीव्स होती हैं जिससे कि हम गर्भवती महिला को उनसे लाद देते हैं। ठीक है, उसको कंफर्टेबल फील हम नहीं करवाते हैं, टोका टाकी फालतू की करनी शुरू कर देते हैं, जिससे कि मदर जो है, गर्भवती महिला जो है, बहुत ज़्यादा तनाव में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है, और उसका प्रतिकूल प्रभाव जो है उसके बच्चे के ऊपर पड़ जाता है। ठीक है, जो फादर जो होता है वो
अपनी एक्सपेक्टेशंस लादना शुरू कर देता है गर्भवती महिला के ऊपर, या अन्य जो लोग होते हैं घर के, उनके भी अपने अलग अलग एक्सपेक्टेशंस या प्रत्याशाएं होती हैं, जिससे कि मदर जो है बहुत ज़्यादा चिंतित या बहुत ज़्यादा इमोशनल रहना शुरू कर देती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहना शुरू कर देती है, जिससे कि बच्चे के ऊपर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो हमें इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें अननेसेसरली बर्डन नहीं करना चाहिए एक गर्भवती महिला को। ठीक है, सेकेंड साइकोलॉजिकल हैजर्ड उत्पन्न होता है अगर मदर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। मैटरनल स्ट्रेस या मातृत्व प्रतिबल कहा जाता है इसको। इस ये कब होता है कि अगर मदर जो है अपने आप को अनुपयुक्त समझती है कि मैं अभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, या मैं बच्चे को की देखभाल प्रॉपर वे में नहीं कर पाऊंगी, या बच्चा पैदा करने की उसके अंदर इच्छा नहीं है, बार बार खराब या दोषपूर्ण स्वप्न उसको आते हैं अपने बच्चे को लेकर। ठीक है, पति के साथ अगर उसके संबंध खराब हैं, या घर में घर का पारिवारिक माहौल अच्छा नहीं है, और जिसके कारण मदर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है। स्ट्रेस से क्या होता है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं उनकी क्रियाएं असामान्य हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती हैं, जैसे थायराइड और एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, उनमें बहुत तीव्र गति से उनमें जो हार्मोन्स होते हैं उनमें तीव्र गति से स्राव शुरू हो जाता है। और जब ये स्राव जो है, जब ये हार्मोन्स जो हैं वो गर्भकालीन जो वातावरण में, यानी गर्भाशय में, मदर की गर्भाशय में प्रवेश करते हैं, तो उसका गर्भकालीन शिशु के ऊपर काफी नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो अगर ये प्रतिबल या स्ट्रेस जो है शॉर्ट टर्म होता है, तो इसका प्रभाव भी शॉर्ट टर्म होगा, है ना, थोड़े समय के लिए कुछ स्ट्रेस आया परंतु वो निकल गया, तो बच्चे के ऊपर इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होगा। परंतु अगर थ्रू आउट प्रेगनेंसी की अवधि में अगर मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है, तो इसका इफेक्ट भी लॉन्ग टर्म ही रहता है बच्चे के ऊपर। बच्चा जो है कई तरह की अनियमितताएं प्रदर्शित करता है, समायोजन उसका बहुत कठिन होता है, बर्थ के बाद वो अपने समाज में और लोगों के साथ अंतक्रिया नहीं कर पाएगा, प्रॉपर वे में समायोजित नहीं हो पाएगा। ऐसे बच्चों को हम डिफिकल्ट बेबीज का नाम भी दे देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना उठाना पड़े, तो मदर को किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। किसी भी प्रकार का अनफेवरेबल एटीट्यूड अगर जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं गर्भवती महिला के जीवन में, उनका अगर किसी भी प्रकार का अनफेवरेबल एटीट्यूड है मदर के प्रति, तो वो भी गलत होता है। जैसे पेरेंट्स हो गए गर्भवती महिला के, सास ससुर हैं, दोस्त हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, भाई बहन हैं, तो जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं गर्भवती महिला के आस पड़ोस में, तो उनका एटीट्यूड जो है वो फेवरेबल होना चाहिए। उनका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए जो किसी भी प्रकार का कोई तनाव, कोई स्ट्रेस, कोई इमोशनल या हाइटन्ड इमोशनल जो फैक्टर्स होते हैं वो पैदा ना करे मदर के सामने, ताकि 9 महीने एक कंफर्टेबल वातावरण गर्भवती महिला को मिल सके। ठीक है, किसी भी प्रकार की अपनी इच्छाएं हैं, या किसी भी प्रकार से हमें लिंग की चाहत है, या इस रंग रूप के बच्चे की चाहत है, तो ऐसा कुछ भी हमें गर्भवती महिला को कन्वे नहीं करना चाहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप इस प्रकार का स्ट्रेस देंगे कि आपको लड़का ही चाहिए, है ना, इंडियन कम्युनिटी में, समाज में बहुत ज़्यादा प्रचलन है इस चीज़ का कि हमें तो लड़का ही चाहिए, और लड़की है तो गोरी चिट्टी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। ठीक है, मल्टीपल या ट्विंस नहीं होने चाहिए, एक पर्टिकुलर समय में बच्चा पैदा करने की इच्छा। तो इस प्रकार से बहुत सी ऐसी इच्छाएं या एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो सिग्निफिकेंट पीपल जो है गर्भवती महिला की लाइफ में, वो उस गर्भवती महिला के ऊपर डाल देते हैं, जिससे कि मदर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहना शुरू कर देती है, और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव होता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ हैज़र्ड्स थे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक, जो एक बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर, उसके जन्म के ऊपर
काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मदर को इस प्रकार के हैज़र्ड से बचाएं ताकि एक नॉर्मल बच्चा जन्म ले सके। सो दिस फिनिशेज विद योर दिस पीरियड, यानी जो गर्भकालीन अवस्था है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस नाउ। सो गर्ल्स, अब मैं आपको क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे अब मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी एंड ऑफ दिस वीडियो में, और 2 क्वेश्चंस मैं आपको भी बताऊंगी। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आप अपने रजिस्टर्स में लिखना शुरू कर दें, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं और उसको प्रभावित करने वाले प्रमुख निर्धारकों का वर्णन करें, ठीक है। यानी कि व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट period, and discuss the various factors that affect या discuss the various determinants या factors that affect the development during prenatal stage, ठीक है। गर्भकालीन अवस्था की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करें और इसको प्रभावित करने वाले प्रमुख निर्धारकों का वर्णन करें, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, गर्भकालीन अवस्था के मुख्य हैजर्ड्स का वर्णन करें, ठीक है। डिस्कस द वेरियस हैजर्ड्स दैट आर फाउंड ड्यूरिंग द प्रीनेटल पीरियड, ठीक है। यानी कि गर्भकालीन अवस्था के प्रमुख हैजर्ड्स का या खतरों का वर्णन करें। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड बोथ द क्वेश्चंस। इसके आंसर्स लिखें, और जैसे ही आपने आंसर्स लिखेंगे आप मुझे व्हाट्सएप पर अपना नेम, रोल नंबर और क्वेश्चंस, चाहे आपने 1 किया है चाहे दोनों करें, कौन कौन से क्वेश्चंस करें वो लिखकर आप मेरे को भेजेंगे। थैंक यू सो मच।